हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम करने वाले हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है ना। कह लीजिए या यूपी पॉलिटेक्निक का हो या बिहार पॉलिटेक्निक का हो, तो कोई भी एग्ज़ाम हो एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक का, तो उसमें जो फिजिक्स है ना वो सारे चैप्टर्स लगभग लगभग सेम है। ठीक है, तो हमने इस चैनल पे मैथ का भी कराया है, लगभग 6 या 7 चैप्टर करा दिया है मैंने। और ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है। ठीक है, इसे भी 4 या 5 दिन में लगभग 6 या 7 चैप्टर इसे भी कंप्लीट करा दूंगा, है ना। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम चैप्टर 1 का जो थ्योरी है फिजिक्स का वो पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें परिचय में आपका दिया है कि आंकिक मान क्या है और मात्रक क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, आंकिक मान जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। कहने का मतलब ये है कि आंकिक मान जो मात्रक के साथ रहता है ना, कह लीजिए कि अगर 10 किलो हम बोलें कि 10 किलो, तो किलो कितनी बार आया है? 10 बार, तभी तो 10 किलो हुआ ना। किलो कितनी बार आया है? 10 बार। तो जो 10 बार आया है वही आपका आंकिक मान है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, परिभाषा में दिया है ना कि जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, वही आपका आंकिक मान है। तो मतलब वही है ना कि कोई भी चीज़ कितनी बार आया है वो बताए तो वही आपका आंकिक मान है। जैसे 20 किलो हमने बोल दिया, है ना। तो अगर 20 किलो हमने बोला तो किलो कितनी बार आया है? 20 बार। किलो आया है आपका 20 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंकिक मान, है ना। अब देखिए, अब दूसरा जो दिया आंकिक मान, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब मात्रक की बारी आती है। तो मात्रक का परिभाषा क्या है आपका? राशि के मात्रक का नाम, उसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपात। मात्रक का मतलब कि जो आंकिक मान के साथ जो रहता है ना, जैसे आंकिक मान 20 है तो 20 के साथ किलो रहता है, मीटर रहता है, ग्राम रहता है। ये सब जो है ना, जो आंकिक मान के साथ है वही आपका मात्रक है। सिंपल सी चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मात्रक का इसमें सिर्फ समझना है आपको। ठीक है ना, कि आंकिक मान क्या है। मात्रक तो आपको पता है, यूनिट का मतलब। ठीक है ना। आंकिक मान का मतलब आपको मैंने बताया कि आंकिक मान मतलब कोई भी चीज़ कितनी बार है। ठीक है, जैसे 10 किलो बोला तो किलो कितनी बार है आपका? 10 बार है ना। एक एक किलो 10 बार करके हुआ ना, तो जो 10 बार किलो है वही आपका आंकिक मान है। ठीक है, तो आई होप ये वाला चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा वो क्या है? राशियाँ तथा मात्रक। ठीक है, देखिए, राशियाँ मेनली दो प्रकार की होती है ना, मूल राशि और पूरक राशियाँ। ठीक है, तो मूल राशियों के अगर अंदर देखें, मूल राशियाँ क्या है? ठीक है, एक ठो मूल राशियाँ होती है, एक ठो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। दो राशियाँ होती हैं ना, ये सारी राशियाँ। पहली मूल राशि है, दूसरा पूरक राशि, और एक और है जो आपका व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो उसको भी मैं बताता हूँ। पहले मूल राशि को देख लें, क्या है मूल राशि। मूल राशि का एक सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जो खुद से बना हो। ठीक है ना, मतलब वो किसी और के सहारे ना बना हो। जैसे अगर मैं आयतन की बात करूँ तो आयतन का क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई है ना, है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करके ऐसे ही है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ों से मिल के बना है आयतन, है ना। तो जो 3-4 चीज़ों से मिल के या 1-2 चीज़ों से मिल के बना होता है वो आपका मूल राशि नहीं है। ठीक है, जो खुद से बना है, जैसे लंबाई कह लें तो लंबाई किसी से बना है? लंबाई का कोई सूत्र है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लंबाई खुद से बना है, वो किसी के सहारे नहीं बना है। तो जो भी राशियाँ किसी के सहारे नहीं बनी होती हैं वही आपका मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, मोल, ये सब जो है ना ये खुद से बने हैं, किसी और के सहारे नहीं बने, है ना। तो एक सेंस में और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिसका क्या कहते हैं, जिसका कोई सूत्र ना हो। ठीक है ना, एक तरीका ये भी है कि जिसका कोई सूत्र ना हो वही आपका मूल राशि है। साफ साफ बात। ठीक है ना, जिसका सूत्र रहेगा तो इसका मतलब यही है कि वो दूसरे की सहायता से बना है, और सूत्र किसका नहीं रहेगा? जो दूसरे की सहायता से नहीं बना है। ठीक है, तो जिसका सूत्र नहीं रहेगा वही आपका मूल राशि है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है,
अब दूसरी आपकी है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ क्या हैं? वे राशियाँ जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती हैं, ठीक है ना, पूरक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हम त्रिज्या की बात कर लें, कोण की बात कर लें, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि विमाएँ क्या हैं। विमाएँ आपकी एक सीधी लाइन है, ठीक है ना, मतलब 5 मीटर 6 मीटर ऐसे करके मापा जाता है ना, तो वही आपकी विमाएँ हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पूरक राशियाँ वो है जिनको मापा नहीं जा सकता है, ठीक है ना, मतलब जिनका मात्रक तो होता है लेकिन उसका बीमा नहीं होता है। जैसे हम कह लें कि चाप, चाप कैसा होता है? थोड़ा वक्राकार होता है ना, तो वक्राकार कोई बीमा थोड़ी है। वक्राकार को अगर मैं पूछूंगा कि कितना सेंटीमीटर है तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। स्ट्रेट लाइन को ही आप बता पाएंगे ना कि ये इतना मीटर है या इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर चाप को आप नहीं बता सकते हैं, कोण को आप नहीं बता सकते हैं कि कितना मीटर है या कितना सेंटीमीटर है ना, तो जो स्ट्रेट लाइन नहीं है उसे आप नहीं माप सकते हैं, वही आपका पूरक राशियाँ है ना। तो सिंपल सी चीज़ है कि जिसकी विमाएँ नहीं होती हैं लेकिन मात्रक होते हैं। चाप का भी मात्रक होता है, ये सब का होता है ना, लेकिन विमाएँ नहीं है भाई, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। चाप अगर ऐसा वक्राकार खींचा है, चाप वक्राकार होता है, और मैं पूछूं कि भाई साहब ये किस टाइप का है, मतलब ये कितना सेंटीमीटर है, तो कोई बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर में तब नापा जाता है जब कोई स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है ना। तो बीमा, बीमा का मतलब जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो वही ये तो पूरक राशियाँ क्या हो गई आपकी? जिनकी मात्रक है परंतु बीमा नहीं है, जैसे चाप हो गया, कोण हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे सूत्र दिया है, ये सूत्र आप याद कर लेंगे, ठीक है। तल कोण बराबर डेल्टा एल बटा में आर, ठीक है ना, घन कोण बराबर डेल्टा एस कॉस थीटा, ये करके है ना, ये याद कर लेंगे आप, ठीक है। ये कहाँ पे काम देगा? जब मैं सवाल इसका कराऊंगा ना तो ये सारे सूत्र आपको काम देंगे, ठीक है ना, वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें छूट गया है, जो व्युत्पन्न राशि है ना, व्युत्पन्न राशि देखिए, मूल राशि है तो हो गई मूल मात्रक का मतलब कि जो मूल राशियों का मात्रक है वही मूल मात्रक है, ठीक है, सिंपल सी चीज़। वैसे ही पूरक राशियों का मात्रक क्या है? जो पूरक राशियों का मात्रक है वही पूरक मात्रक है, ठीक है। अब एक चीज़ आपका और है व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे मूल राशियाँ क्या है? मूल राशियाँ जो खुद से बनी है, जो दूसरे की सहायता से नहीं बनी है, वो मूल राशि है। इसी का जस्ट उल्टा आपका व्युत्पन्न राशि है। जो दूसरों की सहायता से बना होता है वो व्युत्पन्न राशि होता है। जैसे आयतन हो गया, ये सारी चीज़ें होगी ना, मतलब कहने का मतलब कि जिसका सूत्र है वो आपका व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, साफ साफ शब्दों में ये है ना। जैसे आयतन हो गया आपका, आयतन के बाद आयतन किसे? लंबाई और चौड़ाई से मिलके बना है ना, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी व्युत्पन्न राशियाँ हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है? व्युत्पन्न मात्रक, उसी का मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, साफ साफ चीज़, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखिए ये आ गया आपका व्युत्पन्न राशियाँ तथा मात्रक, वही चीज़, ठीक है। तो इसे मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियाँ कहती हैं। वही बात है ना कि जो दूसरों की सहायता से बना होता है ना, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आ, जिसका कोई सूत्र हो, ठीक है, जिस राशि का कोई सूत्र हो वही आपका व्युत्पन्न राशि है। जस्ट मूल राशि के उल्टा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे नीचे दिया ना कि जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो मीटर से मिल के बना है क्षेत्रफल, तो ये व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए ये आपका मूल मात्रक SI प्रणाली, ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना आपकी, मतलब लंबाई को किस में मापा जाता है? द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर, ताप को केल्विन, ज्योति तीव्रता को कैंडिला, पदार्थ की मात्रा को मोल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे, इसमें पूछ देगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये पूछता है, ठीक है ना, कि ताप को कौन से ताप का मात्रक क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का सॉरी, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि मानक मीटर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मानक मीटर की परिभाषा क्या है? एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का 1650 76 3.73 गुना है, ठीक है, वही आपका मानक मीटर है। कहने का मतलब है कि जो क्रिप्टन आपका क्या है,
ये आपका है जो होता है ना आवर्त सारणी, तत्वों का वर्गीकरण होता है उसमें, ये तत्व है, ठीक है, क्रिप्टन, ठीक है ना। तो उसी तत्व से एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन उसी तत्व से निकलने वाले नारंगी लाल के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का इतना गुना है, वही आपका मानक मीटर है, ठीक है। जैसे नीचे दिया है ना आपका कि एक मानक मीटर बराबर इतना क्रिप्टन, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है ना एक मानक मीटर, इसे नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें, ठीक है। ये मेरे हिसाब से 80-90% आएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे ही सवाल जो थोड़े से ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते नहीं है, देखने में जो डिफ़िकल्ट है जिसमें माइंड यूज़ होता है ना, वैसे ही सवाल आपके पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए ना कि मानक मीटर क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए अब बारी है माध्य सौर दिवस की, ठीक है। तो माध्य सौर दिवस का मतलब क्या होता है कि एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं ना। एक वर्ष में सभी जितने भी सौर दिवस होते हैं उनका जो औसत होता है, मतलब उनका आधा, औसत का मतलब कि जितनी संख्याएं हैं उसको जोड़ के, और सॉरी जितनी संख्याएं हैं उसको जोड़ के और संख्याएं जितनी है उतने से भाग दे देंगे तो वही आपका माध्य निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत माध्य सौर दिवस कहलाते हैं ना। एक माध्य सौर दिवस इतना सेकंड के बराबर होता है, 86,400 सेकंड के एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकंड के बराबर होता है ना। तो अर्थात एक सेकंड में कितना माध्य सौर दिवस होगा, 1/में 86,400, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक सेकंड बराबर इतना माध्य सौर सेकंड ये आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। आप चलते हैं आगे। देखिए अगला है आपका प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है ना। ये नोट कर लीजिए, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है ना, पूछेगा आपका, पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये भी पूछा जा चुका है 2 बार। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये भी पूछा जा चुका है ना। तो इसको सीरियसली लेना है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, पहला नोट कर लीजिए आप। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष का, निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा ना हो, ठीक है, वहाँ पे एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है ना उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, है ना। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, या 10/16 मीटर लगभग बराबर होता है, ठीक है। अगर किलोमीटर में ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको 10/13 किलोमीटर लगभग लगा देंगे, ठीक है ना। ये 2-3 पॉइंट यहाँ से बन रहे हैं। पहला, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूसरा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है, बराबर लगभग 16 मीटर। किलोमीटर में पूछेगा तो 10/13 किलोमीटर बोल देंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्या है। देखिए अगला है मानक किलोग्राम। मानक किलोग्राम, 1 किलोग्राम जो कार्बन के, मानक किलोग्राम क्या है, कार्बन के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान जो है ना, वही आपका मानक किलोग्राम है, ठीक है। मानक किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, है ना, सॉरी 1 किलोग्राम नहीं, मानक किलोग्राम, ठीक है। तो मानक किलोग्राम किसे कहते हैं, कार्बन 12 के 5.9 कह लीजिए, ठीक है ना, 9 लगभग, ठीक है। कार्बन 12 के 5.9 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मानक किलोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये उतना कोई खास नहीं है, लेकिन इसे भी ध्यान में रखें, क्या पता भाई उन लोग के मूड का पूछ ही दें, है ना। वैसे ये आया नहीं है एक भी बार, अब इस बार क्या पता इसका लग लग जाए, आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसे देख लें। दूसरा मानक सेकंड, मानक सेकंड भी वही है, ठीक है ना। परमाणु घड़ी में सीरीज 133 के परमाणु द्वारा इतने बार कंपन करने में लगा समय वो कहलाता है, ठीक है, वो हो गया। अब देखिए, अब केल्विन की बात करें अगर, तो क्या है केल्विन, जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकीय के तापमान का 1/273.16वां हिस्सा 1 केल्विन कहलाता है, ठीक है ना। जल के त्रिक मतलब जल का एक बूंद है ना, उस पर ऊष्मागतिकीय के तापमान का 1/273.16
1/6वां हिस्सा 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, 1 केल्विन कहलाता नहीं है, मतलब 1 केल्विन के तुल्य होता है, मतलब 1 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो मेन है ना 1/273.16, इसे याद रखिएगा। ठीक है, यही जो है इतनावा हिस्सा जो है ना वो 1 केल्विन के तुल्य होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकीय के तापमान का 1/273.16। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला वाला। आइए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला है आपका एम्पियर। ठीक है ना, तो एम्पियर का मतलब क्या होता है। देखिए, निर्वात में रखे गए एकांक अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर। यहाँ पे दो चालक तार दिख रहे हैं ना, पहला एफ है और दूसरा एफ है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में दो तीर है ना दोनों, इन्हीं के, यही आपके जो है क्या है, चालक तार है। ठीक है, इन्हीं के बीच 1 मीटर की दूरी हो। ठीक है ना, तथा समान विद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती हो। ठीक है, जो आई है ना, आई दोनों तरफ दिख रहा है ना, वो धारा है। ठीक है, तो वो एक ही दिशा में बह रही है, परस्पर समांतर एक ही दिशा में बह रही है। ठीक है, 1 मीटर हो तथा समान विद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती हो तो उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल प्रति एकांक लंबाई लग रहा हो। ठीक है ना, तो इसमें से होकर बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब दो अनुप्रस्थ एकांक अनुप्रस्थ काट वाले जो दो चालक तार हैं, ठीक है ना, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। ठीक है, और जिनमें परस्पर समांतर धाराएं बह रही हो। ठीक है ना, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, और उनमें उनके बीच लगने वाला बल कितना है, 2 × 10⁻⁷ है। ठीक है ना, तो इनके बीच में से होके जाने वाली जो धारा है, ठीक है, इनके बीच में से होके जाने वाली जो धारा है वही आपका 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए, एक बार थोड़ा मेरे साथ में आप रिपीट कीजिए। ठीक है, कि अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक तारों के बीच, ठीक है ना, दो चालक तारों के बीच अगर 1 मीटर की दूरी हो, ठीक है, और दोनों में परस्पर जो समान धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो और उनके बीच की दूरी कितना हो, 1 मीटर। ठीक है, और उनमें लगने वाला बल आपका कितना हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल हो। ठीक है, तो उनके बीच से होके जाने वाली धारा आपकी 1 एम्पियर होगी। ठीक है, ये आपका फिगर बना है तो आप देख लें। अब देखते हैं अगला। अगला है आपका मोल। ठीक है ना, तो मोल का तो आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 12 में भी, कि कार्बन 12 समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है ना, मतलब कार्बन 12 के इतने ग्राम में, मतलब 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है ना। कार्बन 12 के समस्थानिक में इतने ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है, जिसे आवोगाद्रो की संख्या के नाम से जाना जाता है। ये बात नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट में लिख के नोट कर लीजिए क्या, कि जो 1 मोल है उसे क्या कहेंगे, आवोगाद्रो की संख्या। ठीक है ना, 1 मोल को क्या कहेंगे हम, आवोगाद्रो की संख्या। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तथा इसका मान लगभग 6.023 × 10⁻23 अणु परमाणु आयन होता है। ठीक है ना, इसे भी नोट कर लें। ठीक है, कि इसका मान लगभग 6.023 × 10⁻23 अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, यही होता है। ठीक है, किसका मान, आवोगाद्रो की संख्या का मान। ठीक है ना, आवोगाद्रो की संख्या का मान कितना होता है, 6.023 × 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन। ठीक है, तो ये बात इम्पोर्टेंट में नोट कर लें। ठीक है ना, तो अब मोल समझ में आ गया आपको कि मोल क्या है। वैसे मोल का परिभाषा पूछेगा नहीं, यही जो मेन चीज़ें हैं ना, जो यहाँ पे देख रहे हो ना, कि 1 मोल को कितना कहते हैं, आवोगाद्रो की संख्या। ठीक है, और इसका मान लगभग 6.023 × 10⁻23 है। यही सारी चीज़ें पूछेंगी, परिभाषा आपको नहीं पूछने वाला। ठीक है ना, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि परिभाषा नहीं पढ़ेंगे तो ये नीचे वाला कहाँ से आएगा आपको, है ना। जहाँ पे परिभाषा पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब देखते हैं अगला। देखिए अगला है आपका कैंडेला। ठीक है, तो कैंडेला किसे कहते हैं, प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर 10, 13, 25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पर किसी कृष्ण पिंड जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल
60,000 मीटर स्क्वायर हो द्वारा पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न ज्योति जो है आपका कैंडिला कहलाती है। ठीक है, तो इसे रहने दीजिए, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इसे छोड़ ही दीजिए। आप देखते हैं हम अगला। देखिए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला है आपका, ये सारे लंबाई के मात्रक है ना, 1 एंगस्ट्राम बराबर, ये सारे मैं कह रहा हूँ ना कि 90% ये आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसमें यूज़ होंगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिखाया था कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वो भी यूज़ होगा, और ये तो 100% होगा ही होगा। आधे से ज़्यादा सवाल में इसका होगा। कैसे, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे है ना कि 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻6 मीटर। इस तरह से अब इसे सवाल होगा कैसे, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्राम होते हैं, ऐसे सवाल पूछेगा। पूछा जा चुका है, ध्यान से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा आप बात को सीरियसली लीजिए। ठीक है, इसमें सवाल कैसे पूछेगा, 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नीचे पूछ देगा 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन, 1 मीटर बराबर या 4 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, ऐसे करके सवाल पूछेगा आपका। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लीजिए, ये मैं बताऊंगा। और ये वाला जो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे मजाक नहीं। ठीक है ना, मैं विनती करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि इसे नोट कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से लगभग 8 या 10 सवाल आपके बनेंगे। और इतना गारंटी लेता हूँ कि 3 सवाल, 2 या 3 सवाल आपको तो एग्ज़ाम में मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, मैंने भी 2 बार एग्ज़ाम दिया, मुझे एक्सपीरियंस है। ये कम से कम दोनों बार पूछा जा चुका है, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आया है इसका। ठीक है, और आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है ना, तो अगर 4 नंबर आपका कम हो गया ना, तो समझ लीजिए कि हज़ारों रैंक आपका पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लें। अब देखते हैं अगला हम। अगला आपका वही चीज़ है, जैसे एक माइक्रोग्राम बराबर 10⁻6 किलोग्राम। ठीक है ना, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻3 किलोग्राम। ठीक है, इसमें भी वैसे ही घुमा के सवाल पूछ देगा कि 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। ठीक है, वैसे करके 1 किलोग्राम में कितना माइक्रोग्राम। ठीक है ना, ऐसे पूछ देगा। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, ऐसे भी करके पूछ देगा। ठीक है ना, 1 किलोग्राम में कितना मीट्रिक टन, बात समझ रहे हो ना, ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ इसके बाद वाले वीडियो में। ठीक है ना, इसे आप नोट कर लें, इसे क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके और नोटबुक एक तैयार करें। ठीक है ना, जो जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो आप लिखें। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखते हैं अगला। देखिए अब अगला देखते हैं। अगला वही है, समय का मात्रक। 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड, 1 नैनो सेकंड बराबर 10। ये डायरेक्ट यही सवाल पूछेगा आपका। ठीक है ना, इसे घुमाएगा नहीं। ठीक है, शायद ही घुमाए, क्योंकि यहाँ पे ना इससे रिलेटेड मुझे याद है कि 2 3 नहीं, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसे करके। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट पूछेगा आपका यही चीज़ कि 1 माइक्रो सेकेंड में कितना, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर क्या होता है, ऐसे सवाल पूछेगा और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसे याद कर ले, और शायद इस बार घुमा दे, कोई ठीक नहीं है ना उसका, कब घुमा दे कोई कौन जानता है। तो नोट कर ले इसे भी। ठीक है, इससे भी रिलेटेड सवाल मैं कराऊंगा। ठीक है ना, कि 1 सेकेंड में कितना पिको सेकेंड, ये तो आप खुद ही बता सकते हैं, अब इतना तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि 1 सेकेंड में कितना पिको सेकेंड होगा, नहीं बता देंगे आप। अगर नहीं बता पाते हैं तो भाई आपको तगड़ी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन 6 या 7 के हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको नोट कर ले। ठीक है, और इसे याद कर ले। 1 पिको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻9 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻6 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻3 सेकेंड। ठीक है, तो ये भी हो गया, इसे नोट कर ले। अब देखते हैं हम अगला। देखिए अगला, देखिए अगला क्या है, नोट पॉइंट है। ठीक है ना, 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए नीचे दिया है ना कि 10⁻6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 × 10⁻6 मीटर। ठीक है,
या 1 नैनो सेकेंड बराबर 1 × 10⁻⁹ ठीक है। फिर 1 फेम्टो किलोग्राम बराबर 1 × 10⁻15 किलोग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ये आपको न्यूमेरिकल्स करने में ना ये सारी चीज़ें काम देंगी, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड बराबर लिख सकते हैं 10⁻⁹ डायरेक्ट, ठीक है। उसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि 1 × 10⁻⁹, तो उसका मतलब वही है कि 10⁻⁹, ठीक है। और ये नोट पॉइंट ऊपर देख रहे हैं, नोट पॉइंट लिखा है। ये सारी चीज़ें ना कम से कम 2 या 3 किताब से उठाई हुई हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं ला दिया हूँ। और तो इसे सीरियसली लेके पढ़े। कम से कम आपका मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि 50% जो क्वेश्चन है ना, आपको सिर्फ अगर मैं जो बता रहा हूँ अभी वो अगर आपने अच्छे से कर लिया, वो अच्छे से याद कर लिया, तो 50 से 60% आपका जो चैप्टर 1 का है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ परिभाषा याद करके, ठीक है। और 50 से 60% जो सवाल लगाने होंगे वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसे नोट कर लें, इसे याद कर लें। तो अब देखते हैं अगला। देखिए अगला क्या है, अगला है आपका वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ आपको बताऊं ये जितने भी ऊपर लिखे हैं ना वो आप एक बार पढ़ के समझ लें, ठीक है। जैसे कि वर्नियर पैमाने को एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है, इस अंतर को वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि वर्नियर पैमाने की एक भाग की लंबाई, ठीक है, वर्नियर पैमाना जो होता है उसकी एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने, ठीक है ना। एक वर्नियर पैमाना, एक मुख्य पैमाना, तो मुख्य पैमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वर्नियर पैमाने का एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है, ठीक है। इस अंतर को ही वर्नियर कैलिपर का, भाई जाहिर सी बात है ना कि वर्नियर कैलिपर छोटा है, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है, मुख्य पैमाने वाली जो है उसकी ज़्यादा है। तो जो वर्नियर पैमाना है वो मुख्य पैमाने से तो कम ही रहेगा ना, एक आध भाग, तो वही जो कम है उसे ही हम कहते हैं वर्नियर का अल्पतमांक, ठीक है। ये सारी नीचे चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मेन इसमें क्या है आपको, मेन जो लास्ट वाला है ना, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई बटा में वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या, ये मेन है आपका, ठीक है ना। इसे आप याद रखिए, ये मेन सूत्र है, ठीक है। ये तो ऊपर सूत्र का निगमन दिया है, इसे भी आप एक बार पढ़ लें, ठीक है ना। पढ़ के एक बार समझ लें, क्योंकि अगर ऊपर वाला समझे रहेंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है ना। ऊपर वाला समझ लें और नीचे वाला जो सूत्र है उसे याद कर लें, ठीक है। क्योंकि सवाल यहीं से डायरेक्ट पूछता है आपका, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई दे के और मान दे देगा और वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या दे देगा, या मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई दे देगा और वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक दे देगा, ठीक है। और पूछ लेगा वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या, ऐसे भी करके पूछ सकता है ना। तो टाइम पास करने से कोई फ़ायदा है नहीं, मेन जो आपका लास्ट वाला सूत्र है ना वही मेन है, ठीक है। ऊपर वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उसे समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट वाला तभी समझ में आएगा जब स्टार्टिंग वाला, ठीक है ना, हम करेंगे। जैसे सीढ़ी अगर चढ़ना हो तो हम आखिरी सीढ़ी तक तभी पहुंच पाएंगे। अब जो आखिरी सबसे टॉप वाला सीढ़ी है वहाँ तक तभी पहुंच पाएंगे जब छोटी छोटी सीढ़ियों को हम अच्छे से समझेंगे, उस पर चढ़ेंगे, उस पर अच्छे से समझ के चलेंगे, तब जाके तो वहाँ पहुँचेंगे ना। तो वही बात यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मेन जो आपका लक्ष्य है वो लास्ट वाला है सूत्र है, ठीक है ना। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं वो आपको तय करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद नीचे वाली जो है ना सूत्र उसे याद कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला। देखिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन वही उदाहरण वाला दिया, अल्पतमांक वाला, ठीक है ना। तो वही दिया आपका, भागों में विभक्त किया गया है ना, मुख्य पैमाने को इतने भागों में विभक्त किया है, वर्नियर मापनी के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के साथ मिलते हैं, मापनी का अल्पतमांक। तो अल्पतमांक का सूत्र क्या है, मुख्य पैमाने की माप बटा में वर्नियर पैमाने में बने खानों की संख्या, ठीक है ना। तो मुख्य पैमाने पर की माप कितनी है, माप है आपका 0.5 है ना, माप है। और मुख्य पैमाने पर बने खानों की संख्या बटा में आपका कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 50 है और 49 है ना, तो 50 - 49 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो वर्नियर पैमाना है वो मुख्य पैमाने से कम है यानी घटेगा वो, ठीक है ना। कम का मतलब क्या होता है, माइनस होगा। तो यहाँ पे 50 वर्नियर पैमाने के 50 हैं और मुख्य पैमाने के 49 है। तो जब घटाएंगे तभी तो मेन निकलेगा ना कि कितना बचा है। बात समझ रहे हैं ना। वो वाला अगर अच्छे से, इसीलिए बोल रहे थे कि स्टार्टिंग वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों को घटा देंगे, उन दोनों को घटा देंगे, है ना। तो हो जाएगा 0.5/1, ठीक है ना। मिलीमीटर में है, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदाहरण सहित। अब देखते हैं अगला क्या है आपका। अगला है वर्नियर। देखिए एक और है आपका सूत्र, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के ठीक सीध में ना हो तो यह दोष शून्यांक त्रुटि कहलाती है ना। त्रुटि के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसमें जो प्रेक्षित लंबाई है वो कैसे निकलेगी उसका सूत्र दिया है, ठीक है। प्रेक्षित लंबाई निकालने का सूत्र है मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलने वाला चिन्ह इंटू अल्पतमांक, ठीक है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर पैमाने पर बनने वाला चिन्ह इंटू अल्पतमांक, ठीक है। वैसे ही मैंने भी याद किया था, है ना। तो ये जो सूत्र है उसे याद कर लें, ठीक है। प्रेक्षित लंबाई का सूत्र है मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर पैमाने पर बनने वाला चिन्ह इंटू अल्पतमांक, ठीक है। यह आपका प्रेक्षित लंबाई है, ठीक है ना। अब इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा ऊपर की जो परिभाषा है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए अब देखते हैं हम अगला अगला बोल रहे हैं एक नीचे और है, ठीक है ना। नीचे क्या है आपका, वास्तविक लंबाई बराबर प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि, ठीक है। इसे भी याद कर ले कि वास्तविक लंबाई का सूत्र क्या है, प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि, ठीक है। ये वास्तविक लंबाई का सूत्र है। ये दोनों सूत्र याद कर लें, ठीक है ना, नोट कर लें, ठीक है। ये सूत्र से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं अगला क्या है आपका। अगला है पेंचमापी। देखिए इससे पहले वाला जो था ना वो 30% आपका इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये वाला और अल्पतमांक वाला वो 90% इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसको आप तय करके रखिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है पेंचमापी में, कि पेंचमापी बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। छोटी लंबाई का मतलब कि जो ये नट बोल्ट है ना उसका जो चूड़ी होता है ना, चूड़ी मतलब जो चूड़ी आप समझ रहे हैं ना, उसका जो धार बना होता है बीच में नट बोल्टू के, जिसकी वजह से वो अंदर जाता है, तो उसको उसका 1/4 भाग भी मापने के लिए आपको पेंचमापी का प्रयोग करना पड़ता है, उसका 1/4 भाग। अब सोचिए कितना पतला और कितना बारीक से मापने के लिए पेंचमापी का उपयोग होता है, ठीक है ना। ठीक है, और वही बोल रहा है यहाँ कि पेंचमापी बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंच के सिरे को एक चक्कर पूरा घूमने में उसकी नोक जितनी विस्थापित होती है, विस्थापित का मतलब आगे या पीछे, ठीक है, उसे पेंच का चूड़ी अंतराल कहते हैं, ठीक है। साधारणतः पेंचमापी का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है, मतलब सबसे कम, ठीक है ना, चूड़ी अंतराल होता है, उसे भी वो माप देता है, ठीक है। जितना भी कम से कम रहेगा उसका 1/4 भाग ही एक पेंचमापी माप देगा, ठीक है। इसका सूत्र जो है आपका पेंचमापी का अल्पतमांक बराबर पेंच का चूड़ी अंतराल बटा में गोले पैमाने पर बने खानों की संख्या, ठीक है। इसे याद कर लेंगे, ठीक है ना, ये जितने भी सूत्र हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला। देखिए अगला है आपका यथार्थ की सीमा, इसे छोड़ दीजिए, सार्थक अंक आ जाइए। सार्थक अंक से 2 क्वेश्चन पक्के हैं आपके, 100% 2 क्वेश्चन पक्के हैं। सार्थक अंक का पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है
कि किसी माप को जितने अंक में शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन अंकों की संख्या उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है ना, मतलब किसी भी राशि को, कोई भी मापा गया राशि हो, ठीक है ना, उसको शुद्ध रूप में व्यक्त करने को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, शुद्ध रूप मतलब 1% त्रुटि उसमें नहीं रहती है, उसे ही हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, नीचे क्या दिया है, किसी माप में सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए अग्रलिखित बातों ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो अग्रलिखित बातों इसके अगले जस्ट बाद है ना, क्या क्या ध्यान में रखना है, कैसे सार्थक अंक निकालना है, वो दिया है। ठीक है, देखिए इसमें पहला पॉइंट है आपका, ये सार्थक अंक कैसे निकालना है वो दिया। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट है आपका कि 10 की घात के गुणनफल का सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जैसे यहाँ पे 8.2 गुणे 10 पर 2 तथा 8.2 गुणे 10 पर 4, दोनों में जो सार्थक अंक की संख्या है वो 2 है, 8 और 2। ठीक है ना, जो दोनों संख्या है ना वही है। देखिए एक में 10 की घात 2 कर दिया, दूसरे में 10 की घात 4, फिर भी इसके सार्थक अंक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जितना सार्थक अंक था पहले उतना ही बाद में भी है ना, 2 पहले भी था और 2 बाद में भी है। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि 10 की घात भी कितना भी चला जाए उससे सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप 10 की घात चाहे कितना भी ले लें, सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। मतलब 2 अशून्य अंकों के बीच, जैसे 50.002 है ना, तो पहला अंक इसमें 5 है और लास्ट वाला अंक जो है 2 है। ठीक है ना, दोनों के बीच में जो शून्य अंक है, ठीक है ना, कहने का मतलब है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच शून्य अंक हैं जितने भी, वो भी आपके सार्थक अंक में गिने जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 और 2 के बीच में शून्य भी है, लेकिन 5 और 2 दोनों प्राकृतिक संख्या है ना, तो दोनों के बीच में अगर शून्य भी है तो वो भी आपका सार्थक अंक में आएगा। ठीक है, जैसे इसमें है ना कि 50.002 में सार्थक अंक कितने हैं, 5 है। वही बात है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच अगर कितने भी जीरो हों तो वो जीरो भी आपका सार्थक अंक में चला जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये है, याद रखिए, इसी तरह से आप सार्थक अंक पहचानेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है कि यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है ना, यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है, ठीक है ना, तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट से पहले अगर कोई भी अशून्य अंक नहीं है, ठीक है ना, अशून्य अंक का मतलब अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या दशमलव के पहले नहीं है तो दशमलव के बाद जितना भी जीरो है उसके बाद जस्ट बाद क्या कहते हैं, सार्थक अंक है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अशून्य, जितने भी अशून्य अंक पॉइंट से पहले होते हैं, ठीक है ना, मतलब प्राकृतिक संख्या अगर पॉइंट के पहले नहीं होगी, ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर जीरो स्टार्टिंग में रहेगा तो वो आपका सार्थक अंक में नहीं गिनती होगा। ठीक है ना, जीरो के बाद वाली सारी सार्थक अंक में आ जाएंगी, लेकिन पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट के बाद वाला जो जीरो स्टार्टिंग वाला है वो आपका सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है ना 0.024 तथा 0.07284 में क्रमशः 2 तथा 4 सार्थक अंक है। ठीक है, 0.024 में आपका पॉइंट से पहले जीरो है, यानी पॉइंट से पहले आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो पॉइंट के बाद वाला जो जीरो है ना वो सार्थक अंक में नहीं गिनती आएगा। इसीलिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 हैं। वो कौन कौन है, पहला 2 है और दूसरा 4 है। ठीक है, दूसरे वाले में आपके कितनी है, 0.07284 में कितने सार्थक अंक है, 4 है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी जीरो छोड़ा गया है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं, ये सारी चीज़ें नोट कर लें आप, ठीक है ना।
देखिए उसी का अगला पार्ट है ये। क्या कह रहा है कि यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ना 8.0024 ठीक है, तो इसमें जो टोटल कितने सार्थक अंक है 6 हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के पहले आपका अशून्य अंक नहीं है, अरे सॉरी, पॉइंट के पहले अशून्य अंक है। ठीक है ना, मतलब पॉइंट के पहले प्राकृतिक संख्या है। तो अगर पॉइंट के पहले प्राकृतिक संख्या है तो पॉइंट के बाद वाला जीरो भी आपका सार्थक अंक में काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें टोटल कितने हैं 6 हो गए। बात समझ में आया ना। और फिर देखिए आपका है 7.450 इंटू 10 पे 5। ठीक है ना, तो 10 के घात कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले ही मैंने आपको बताया है ना, परिभाषा में लिखा था। तो 10 की घात कितना है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, मेन आपका कहाँ फोकस होना चाहिए 7.450 पे। ठीक है ना, इसमें सार्थक अंक कितने हैं आपके बताइए, इसमें 4 है। ठीक है ना, मेन खेल आपके दशमलव के बाद और पहले वाला ही है, यहीं पे याद करना है आपको, है ना, कि कौन से स्थिति में सार्थक अंक में गिना जाएगा, यहाँ पे कौन सी स्थिति में सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद, जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि के दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। ठीक है, जैसे 84.3 ठीक है, प्लस 24.32 प्लस 12.34 प्लस 12.34 नहीं लिखा है वो भूल गया है ना, प्लस 0.543 का सार्थक अंक में योग जो है वो कितना होगा, पहले का होगा 84.3, ये सही है, दूसरे का होगा 24.3 प्लस चौथे का होगा आपका 12। ठीक है ना, प्लस 0.5। कहने का मतलब ये है ना कि सार्थक अंक में जब पॉइंट रहता है ना, तो अगर ऐसी संख्या दे दे जहाँ जोड़ने और घटाने की बात है ना, तो वहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक हम लेंगे। अगर कोई राशि दे दे और बोले कि इसे शुद्ध सार्थक अंक में लिखिए, अगर वो पॉइंट में है तो कैसे लिखेंगे, इससे पहले वाले जो हमने समझा रहे थे उसमें ये बताना था कि कितने सार्थक अंक हैं, तो 4 या 5 करके हम तो बता देंगे कि भाई इसमें 4 है इसमें 5 है। अगर आपको बोल दे कि शुद्ध सार्थक अंक में लिखने हैं, इस संख्या को शुद्ध सार्थक अंक में लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए पॉइंट के पहले वाली जितनी संख्या वो तो लिखनी ही है। ठीक है ना, लेकिन पॉइंट के बाद जो है वो सिर्फ आपको एक संख्या लेनी है पॉइंट के बाद। बात समझ में आ रही है ना। अगर लिखने के लिए बोले, मान लीजिए आपको बोले कि 84.03578 गुणे इतना 10 पे 5 मीटर है, तो इसको शुद्ध सार्थक अंक में लिखिए, है ना। तो आप क्या करेंगे 85 लिखेंगे, 85 बोला था ना मैंने, हाँ 85.0354 ऐसे करके है ना। इसे अगर शुद्ध सार्थक अंक में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे 85.0, बस इतना ही आपका शुद्ध सार्थक अंक है। ठीक है ना, सार्थक अंक में बोलेगा तो 85.0, काम खत्म आपका। यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, तीसरा वाला जो पार्ट है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं क्या कह रहा है कि विभिन्न मापों के गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाले की माप में हो, है ना। तो एग्जाम्पल में दिया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.2 1.31 तथा 1.42 सेंटीमीटर है, तो आयतन 2.232 घन सेंटीमीटर में 4 सार्थक अंक है। लेकिन चूँकि लंबाई में 2 ही सार्थक अंक है, अतः आयतन में भी 2 ही सार्थक अंक होंगे, है ना। अतः आयतन में 2.2 घन
सेंटीमीटर लेंगे, है ना। क्या कहना चाहता है यहाँ भाई, यदि किसी घनाभ की लंबाई, थोड़ा सा समझिए, ये कहना चाह रहा है कि विभिन्न मापों के गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल, विभिन्न मापों के गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक वाले अंक वाले की माप है। कहने का मतलब ये है ना, अब समझ में आया कि अगर आयतन निकालना हो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दी होंगी ना, तो आयतन निकालने के बाद सार्थक अंक कितना लेंगे, जो आपकी बीमाएँ हैं ना, जो बीमाएँ दी गई हैं उनमें सबसे कम अंक वाली जो है उतने ही सार्थक अंक लास्ट में जो आपका निकलेगा उसी को लेना है। जैसे यहाँ पे चौड़ाई लंबाई 1.2 दिया है, चौड़ाई 1.31 दिया है और ऊंचाई आपका 1.42 दिया है ना, इन तीनों को हल किया आयतन का सूत्र पे, तो लास्ट में आपका आया कितना, 2.232। ठीक है, आपका कितना आया, 2.232। ठीक है ना, तो आया तो इतना है संख्या के आधार पे 2.232, लेकिन इसने 2.2 ही क्यों लिया, ये इसलिए लिया कि जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है इनमें से सबसे कम अंक वाली कौन सी है, तो आप कहेंगे कि लंबाई, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई में 3 अंक है ना, लेकिन लंबाई में कितनी अंक है, 2 अंक है, पहला फर्स्ट 1 है, दूसरा 2 है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो इनकी बीमाएँ होंगी उनमें जो सबसे कम अंक वाले होंगे, जितने कम अंक वाले होंगे, ठीक है ना, उतना ही जो हम लास्ट में हल करेंगे उतना ही अंक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई में आपका सबसे कम 2 था, तो नीचे वाला जो आयतन आया उसमें भी 2.2 ही लिया, यानी 2 ही अंक वाला लिया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम मापों में त्रुटियाँ। ठीक है, देखिए मापों में त्रुटियाँ, इसका क्या कह रहा है कि किसी भी मापक यंत्र के द्वारा किए गए सभी मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है ना, जिसे त्रुटि कहा जाए। त्रुटि का मतलब कि कितना भी किसी को हम शुद्ध मापने की कोशिश करें, ठीक है, इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ मैं, कितना भी किसी को शुद्ध मापने की कोशिश करें वहाँ पे आपका कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाएगी। ठीक है, वही कुछ ना कुछ मिस्टेक रह ही जाएगा, वही आपका त्रुटि कहलाता है ना। पहला है आपका यंत्रगत त्रुटियाँ, ये त्रुटियाँ यांत्रिक अपूर्णता से संबंध है, ठीक है ना, संबंधित है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ये छोड़ दीजिए, है ना, ये कुछ है नहीं त्रुटि के बारे में। त्रुटि तो आपको पता ही है त्रुटि क्या है, त्रुटि भी समझाना पड़ेगा आपको, मेरे हिसाब से नहीं समझाना पड़ेगा, है ना, उतने समझदार हैं कि त्रुटि क्या है आपको पता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है आपका, अगला है निरपेक्ष आपेक्षिक एवं प्रतिशत त्रुटि। ठीक है ना, इसकी जो निरपेक्ष त्रुटि है, आप देखिए, माना किसी राशि के n मापनों के मान क्रमशः A1 A2 A3 डॉट 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 an हैं। ठीक है, तो आपका निरपेक्ष त्रुटि है जो डेल्टा A1 बराबर निकलेगा कैसे, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि आपका A1 में से ए माध्य घटा देंगे तो आपका निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद कर लें, है ना, इसका उपयोग होगा। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो कहाँ से इसका उपयोग होगा वो मैं बताऊंगा। हाँ, लेकिन प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाला जाता है ये भी बताऊंगा, है ना, आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकाला जाता है ये भी बताऊंगा, उस सवाल के जरिए मैं समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको बस दिखा दिया हूँ कि ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, है ना, नोट करके और इसे याद करें। ठीक है, याद रहेगा तभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कर पाएंगे, है ना, तो इसे याद कर लें। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या होगा, माध्य बराबर क्या होगा। ठीक है ना, निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगा, जैसे ऊपर दिया है ना वैसे ही करके याद कर लें। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला। देखिए अगला है आपका महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है ना, महत्वपूर्ण तथ्य वही है कि भौतिक राशियाँ 2 हिस्सों में बनी हैं, आंकिक मान तथा मात्रक। ठीक है, ये तो पता ही है ना, भौतिक राशियाँ 2 हिस्सों में बनी है, पहला आंकिक मान है, दूसरा मात्रक है। ठीक है, आंकिक मान और मात्रक क्या होता है मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की हैं, पहला आधारी या मूल तथा दूसरा व्युत्पन्न राशि, है ना।
पहला मूल राशि है, दूसरा व्युत्पन्न राशि है, तीसरा आधारी क्या है आपका पूरक राशि है। ठीक है, 3 तरह की राशियाँ हैं आपकी। तीसरा जो है आपका क्या कह रहा है कि तलीय कोण तथा घन कोण 2 पूरक कोण है ना। जो पूरक कोण है ना वो क्या क्या है, ये बात नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पूछ सकता है, पूछ सकता है, क्या पूछेगा जरूर, क्योंकि ये नया है। ठीक है ना, क्या कि तलीय कोण तथा घन कोण ये दोनों क्या है, पूरक राशियाँ हैं। ठीक है, इसे नोट कर लें। ठीक, चौथा आपका क्या कह रहा है कि एक माध्य दिवस में 86,400 सेकेंड होते हैं। इसे भी नोट कर ले। ठीक है ना, इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो सारी नोट कर ले। ठीक है, काम देगा। चलते हैं अब, देखिए अगला देख रहे हैं ना। अब देखिए कोटिमान क्या कहलाता है वो आप समझते हैं। देखिए कोई भी संख्या दिया हो आपको, ठीक है ना, कोटिमान का मतलब होता है कि जो 10 की घात में है ना वही आपका कोटिमान होता है। 10 की घात में कितना पावर है वही आपका कोटिमान होता है। ठीक है, कोई भी संख्या दे दे, अगर उसका कोटिमान निकालने के लिए बोले तो हमेशा उसे 10 की घात में हम तोड़ेंगे। ठीक है, 10 की घात में कैसे तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे है ना 6400 को 6.4 में तोड़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही तोड़ना है, 6.4 गुणे 10 पे 3 तोड़ दिया ना 10 की घात में, ऐसे ही तोड़ना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कोटिमान है वो 10 की घात पे जो रहता है ना, यहाँ पे कितना है 10 की घात 3 है ना, वही हमारा कोटिमान है। ठीक है, तो 10 की घात में तोड़ना जरूरी है। इतना बात समझ में आ गया, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये अगर तोड़ते हैं हम तो ये 6 दशमलव दिख रहा है, तो दशमलव के जो पहले होता है वो एक संख्या हमें वहाँ पे छोड़नी है, उसके बाद हमें तोड़ना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 0.64 कर दें, नहीं, एक संख्या छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगा के उसके बाद तोड़ना है उसे। जैसे 64 में 6 पहले छोड़ दिया है ना, उसके बाद पॉइंट लगा के 10 की घात में तोड़ा। बात समझ रहे, ऐसे ही हर संख्या में एक संख्या छोड़ के दशमलव से पहले उसके बाद तोड़नी है 10 की घात में। ठीक है, दूसरी पॉइंट है ये। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आ रहा है अगर तो थोड़ा पेशेंस रखिए, कल जब मैं सवाल कराऊंगा तो इसको विधिवत तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हमने तोड़ दिया फाइनल, ठीक है ना, जैसे 6.4 गुणे 10 पे 3 तोड़ दिया। ठीक है, तो अब जो दो संख्याएं बची है 6.4 है, ठीक है ना, इसकी जगह पे चाहे कोई भी संख्या हो, किसी की भी बात कर रहा हूँ, ये अगर 3.16 के बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है ना, जो संख्या है आपका जैसे 6.4 है ना यहाँ पे, वैसे ही कोई भी संख्या अगर 10 की घात में तोड़ेंगे तो 6.4 की जगह पे कुछ ना कुछ आएगा। तो जो संख्या वहाँ पे आएगा वो अगर 3.16 के बराबर है, बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है ना, तो घात तो जो है वही उसका कोटिमान होगा। समझ में आया, जो भी संख्या हमारी बची है, जैसे यहाँ पे 6.4 है, वो 3.16 से बड़ा है या छोटा है। अगर 3.16 के बराबर है या उससे बड़ा है, ठीक है, अगर 3.16 के बराबर है या उस सॉरी 3.16 के बराबर है या उससे कम है, तो जो कोटिमान होगा ना वो 10 की घात पे जो है संख्या वही उसका कोटिमान हो जाएगा। ठीक है, यदि 3.16 के बराबर है या उससे कम है तब, ठीक है ना। अगर 6.4 जो संख्या है वो 3.16 से बड़ा है अगर, तो जो 10 की घात है ना उसमें एक जोड़ देंगे, वही आपका कोटिमान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 6.4 है, वो हम देख रहे हैं कि 3.16 से बड़ा है, बड़ा है ना। तो जब बड़ा है तो वही मैंने यहाँ पे बताया जो नियम, कि अगर बड़ा रहेगा तो 10 की घात में जो रहता है वही कोटिमान है। ठीक है, तो उस कोटिमान में हम एक जोड़ देंगे, इसीलिए 3 है ना, 10 की घात पे 3, जो 3 लिखा है वही कोटिमान है, लेकिन 6.4 जो है वो 3.16 से बड़ा है, इसीलिए 3 में एक हम जोड़ दिए और 4 हो गया। ठीक है, अगर 6.4 3.16 से छोटा होता या 3.16 के बराबर होता तो जो 10 की घात 3 है ना वो 3 आपका कोटिमान हो जाता, उसमें कोई भी कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी घटाने की ज़रूरत नहीं होती। समझ में आया बात, आशा करता हूँ कि ये बात
तो कम से कम समझ में आ गई होगी आपको अब, है ना। तो यही है कोटिमान, सब मेन 3.16 का ही है, ठीक है। और इसका जो नियम है वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। तो ध्यान से सवालों को करना है और समझना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब कल हम इसका क्वेश्चन कराएंगे, तो रेडी रहिएगा, ठीक है।